हाय ये हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का लेक्चर है। मैं इसको वीडियो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम नज़र आए तो आप प्लीज़ उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। और हमारा पहला लेक्चर है एडवांस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या और क्यों पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर है क्या, इसकी अगर आप डिक्शनरी वाली डेफिनेशन देखें तो द आर्ट और साइंस ऑफ बिल्डिंग, इसको कहते हैं आर्ट। क्या है आर्ट? ये है कि आपको किसी भी आपको एक कश्ती की शेप में बिल्डिंग बनानी है तो वो अब शायद कई साल पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब से ये दुबई में एक बिल्डिंग बनी और इस तरह से डिफरेंट, फिर पर हमारे पास वो सिडनी हार्बर है। तो इस तरह करके हमें इस किस्म के बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन मिल सकते हैं। नीचे आपको स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा, पिरामिड्स हो गए, जितने भी ये डिज़ाइन हैं। तो ये सारी एक आर्ट है, बट इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस इसकी टेक्निकलिटीज़ है। इसमें कितना एंगल होना चाहिए, इसमें कितना लोड भी ये बेयर कर सकती है, इसमें कितना मटेरियल लगना है, ये सारी इसकी साइंस है। सो ये एज अ होल पूरा एक आर्किटेक्चर कहलाता है। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सही, इसमें डिज़ाइन भी आ जाता है और बिल्डिंग भी आ जाता है, स्ट्रक्चर। उसके अलावा एक हम इसमें ये देखेंगे कि कॉन्शियस एक्ट है। मतलब ये है, ये नहीं है कि नींद में आप उठे और सुबह बिल्डिंग बन गई, या अंधेरे में ब्रिक्स रखना शुरू किया आपने और वो आर्किटेक्चर बन गया कोई। तो ये कॉन्शियस एक्ट होता है, इसको बाकायदा प्लान किया जाता है, इसको डिज़ाइन किया जाता है और फिर ये उसका रिज़ल्ट होता है। सही है। सो आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट और वर्क है, ये मेथड और स्टाइल ऑफ बिल्डिंग है। सही है। अगर इसकी लास्ट लाइन देखिए तो वो कह रहा है मैनर इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो जब हम इसको कंप्यूटर में इसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स, अब वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपका अगर कन्वेंशनल कंप्यूटिंग देखें तो आपका जो है वो डेटाबेस हो सकता है, आपके सर्वर्स हो सकते हैं, आपकी कोई भी कंपोनेंट हार्डवेयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, इनका इनके ऑर्गेनाइजेशन मिलके आप एज अ होल क्या सिस्टम बना रहे हैं, ये एक आर्किटेक्चर होता है। सही है। और इसको रेफरेंस किया गया है, द वर्ड एक्चुअली केम फ्रॉम द वर्ड एक्चुअली केम फ्रॉम बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वहीं से ही ड्राइव किया गया है, लेकिन उसको सेंस बिल्कुल सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स दिखाया जा रहे हैं कि फॉर से ये ताजमहल है। अब ताजमहल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अगर आप बोलें कि ताजमहल बहुत सारे मजदूरों को लगा दें और आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो, ब्रिक्स हो, सीमेंट हो, पत्थर हो, पुराने ज़माने में क्योंकि स्टोन से कंस्ट्रक्शन होती थी बड़े बड़े, और आपके पास संगमरमर या टाइल्स हो, मार्बल्स हो, तो उससे आपका ताजमहल नहीं बनेगा। आपको उसके लिए बहुत थॉटफुली डिज़ाइन करना पड़ेगा, डायग्राम्स बनानी पड़ेगी, ऑन पेपर उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सारा काम करके ही फिर आपको कोई बिल्डिंग और स्ट्रक्चर आ सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपके सिर्फ मटेरियल से ही या आपके जो वर्क फोर्स है उसको लगा देने से स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, बल्कि आर्किटेक्चर पहले डिज़ाइन होता है, फिर वो किसी पेपर की फॉर्म में आता है, फिर उसकी जो है वो रियलाइजेशन होती है कि वो किस हद तक उसमें जो है वो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या अवेलेबिलिटीज़ है आपके पास, क्या क्या चीज़ें उस वक्त अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर फिर एक कोई आर्किटेक्चर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है। सॉफ्टवेयर को भी आप ऐसे ही ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे पास अगर आप कोडिंग करना शुरू हो जाएं तो वो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं कहलाएगा, वो एक प्रोग्राम तो बन सकता है 500 लाइन का, 5000 लाइन्स का, जो जितनी भी लाइन्स का, वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। या सॉफ्टवेयर के जो आपके दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें लिस्ट हो गई, अरेज हो गई, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आपकी, इन सबसे कोई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आज के जो हमारे सिस्टम्स हैं ये लार्ज स्केल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, ओवर द नेटवर्क होते हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल नोड्स होती हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, मिलियंस लाइन्स ऑफ कोड तक अब बात पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और फिर उसमें बजट वगैरह की कॉन्स्ट्रेंट्स को भी हमको देखना पड़ता है। तो इसी तरह कोडिंग से जो है आपका कोई आर्किटेक्चर नहीं बनेगा, ना ही आपकी ये सारे एरेज और सारे कॉन्सेप्ट के पता होने से आपका आर्किटेक्चर बनेगा। बहुत सारे प्रोग्रामर्स आप जमा कर लें, आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर का कैसे बनेगा? जिस तरीके से बिल्डिंग के आर्किटेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाने के लिए बहुत सारे आर्किटेक्ट्स बैठे, उन्होंने उसको थॉटफुली डिज़ाइन किया, या सिंपल एक
आर्किटेक्ट भी उसको थॉटफुली केयरफुली डिज़ाइन कर सकता है, फिर उसको ऑन पेपर उसके फ्लोज बनाए और फिर उसके बारे में उसकी रियलाइजेशन हुई और फिर उसका कोड लिखा गया। तो इस तरीके से ये दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये आपको पिक्चर में कुछ दिखाया जा रहा है कि ये कुछ इंजीनियर्स हैं, ये किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को प्रपोज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे आइडिया प्रपोज होते हैं, ऐसी मीटिंग में बहुत सारे आइडियाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको बोर्ड पे ड्रॉ किया जाता है और डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है। दैट्स हाउ नॉर्मली यू वर्क इन अ सॉफ्टवेयर हाउस और इस किस्म की सेटिंग्स में। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो अकेले भी काम कर सकता है, लेकिन उसको उसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर रिलेटेड टू दैट। उसके बाद अगर हम उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें, 1968 में डिक्स्ट्रा एक साहब थे, इन्होंने ये प्रपोज करा था आइडिया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का बाकायदा। उन्होंने कहा था करेक्ट और अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बिफोर सिंपल प्रोग्रामिंग, यानी कि आप प्रोग्रामिंग कराने से पहले आप अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, सही है ना। क्योंकि उसके बाद उसी दौर के आगे पीछे हमने देखा है कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग आ गई थी, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए थे, तो कंपोनेंट्स की बात होने लगी थी। क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम्स होते थे और उससे पहले हमारे पास मेन फ्रेम्स या बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता था वो एक सिस्टम तक बहुत रिस्ट्रिक्ट रहता था। लेकिन उसके बाद जो है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होने लगी, ओवर दी नेटवर्क कंप्यूटर्स आपस में बात करने लगे, तो फिर ये पॉसिबल हुआ कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में बात हो सके। तो फिर उसके बाद एक लेयर आर्किटेक्चर प्रपोज हुआ। लेयर्ड आर्किटेक्चर में आपको इसको अक्सर लोग OSI लेयर से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट ये लेयर्ड आर्किटेक्चर इन सॉफ्टवेयर इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसमें आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है, परसिस्टेंस लेयर है, ये सारी लेयर्स है, 4 लेयर्स हैं बेसिकली इसके अंदर। और वो हम आगे जाके इसमें देखेंगे कि इसमें तो नहीं, मतलब जिसका जो एक लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोग्राम्स आर ग्रुप्ड इनटू लेयर्स। प्रोग्राम्स इज इन वन लेयर कैन ओनली कम्युनिकेट विद दी प्रोग्राम्स इन दी एडजॉइनिंग लेयर्स, यानी कि अपनी नेबरिंग की जो भी लेयर्स हैं वो उसमें कम्युनिकेशन हो सकती है प्रोग्राम्स की विद ईजियर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। और जाहिर सी बात है लेयर्ड आर्किटेक्चर हो गया है तो बहुत मैनेजेबल होगा, एक मेस्ड अप कोड नहीं होगा, मैनेजेबल होगा। आपको पता होगा क्या चीज़ कौन सी लेयर में आप जाके उसको पकड़ सकते हैं और वहाँ पे उसको देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर से चीज़ें बहुत हद तक ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये जो उसके बाद 1972 में पार्नास ने भी उसी स्ट्रक्चर की इवॉल्व होने की बात की, लेयर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की इवॉल्वमेंट की बात की। एंड he selected the criteria for decomposition of the system impact the structure of programs and several design principle। यानी कि उन्होंने डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात की कि आप आर्किटेक्चर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो आर्किटेक्चर या वो अच्छा स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, जब आपके पास कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होंगे। जब आप किसी प्रिंसिपल्स को लेके किसी स्ट्रक्चर को, किसी आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करेंगे, तो उसकी रिजल्ट की जो प्रोडक्ट होगी वही एक अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है। उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन हाइडिंग मॉड्यूल्स की बात की। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमारे यहाँ जो इनकैप्सुलेशन है, जिसमें यह है कि हर यूज़र को आपको सारा चीज़ों का एक्सेस नहीं देना। बहुत सारे यूज़र्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हाइड होगी, और जिसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसकी बात की गई। आइसोलेट दीज कंसर्न्स इन अ सेपरेट मॉड्यूल्स। उसके अलावा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर की बात की इन्होंने, हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात की। उसके बाद ये 1975 में ये कहा गया कि अ प्रोग्राम फैमिली इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर विच इट इज़ प्रॉफिटेबल और यूजफुल टू कंसिडर एज अ ग्रुप। जिसमें आप इसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे एडोब का सूट हो गया, इस किस्म की डिफरेंट रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो फैमिली ऑफ प्रोग्राम कहलाती है वो। उसके बाद ये एक ग्राफ है छोटा सा, जिसमें इसकी दिखाया गया 1950s और 60s, सब 40s और 50s में हमारे पास सिंपल एल्गोरिदम्स होते थे। फिर उससे आप आगे बढ़ते हैं तो डाटा इंटेंसिव बिजनेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, फिर लार्ज कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ जाती है, और फिर उसके बाद मेगा प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इन दी एरा ऑफ मिलीनियम 2000 एंड ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास इस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हैव चेंज इन नेचर, सही है, इसी को थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताई गई है। एल्गोरिदम टू जनरल पर्पस एप्लीकेशंस हो गई, यानी कि पहले जो है बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे,
रूटीन्स होते थे, सब रूटीन्स होते थे, लिखे जाते थे जिनसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। फिर वो जनरल पर्पस हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई। उसके बाद मिलियन लाइंस ऑफ कोड तक बात चली गई। आज आप कोई भी अच्छी एप्लीकेशन देखिए तो वो उसका टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, 5 मिलियन लाइंस ऑफ कोड, 10 मिलियन लाइंस ऑफ कोड, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है किसी अच्छी एप्लीकेशन के लिए, कोई फेमस एप्लीकेशन के लिए। इट हैज़ नाउ बिकम वेरी हार्ड इम्पॉसिबल। अब जिस तरीके से इंडस्ट्री ने अपने आप को ये नया तरीका जो अडॉप्ट किया है, तो उसमें बगैर सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के आगे चलना अब मुमकिन नहीं रहा है। फिर ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसी को फर्दर एलाबोरेट किया गया है। नीचे 1950 में बताया गया है कि प्रोग्रामिंग किसी भी तरीके से हो जाती थी, सिंपल एल्गोरिथम्स होते थे। फिर 60 से 70 की रेंज में प्रोग्रामिंग इन स्मॉल और इंफॉर्मेशन हाइडिंग और मॉड्यूलराइजेशन की बात हुई है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूलराइजेशन को हम आगे जाके देखेंगे, जिसमें ये होता है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को, सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को, और फिर उन पीसेस को जॉइन करके एज अ होल एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्रामिंग इन द लार्ज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, केस टूल्स, लाइब्रेरीज, ये जो है वो 1980 से 1990 तक हुआ। इसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ गई हमारे पास। और 2000 की अगर हम 10 की बात करें या उसके आगे की बात करें, तो प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इसमें हमारे पास मेगा प्रोग्राम्स कहते हैं, क्योंकि मिलियन लाइन्स ऑफ कोड आ गई हैं, इसलिए हमने इनको वी हैव नेम्ड देम मेगा प्रोग्राम्स। इसको फर्दर वही डिस्कशन चल रहा है जो कि पिछली स्लाइड से कनेक्टेड है। 1960s में अब थोड़ा उसको टेक्निकली देखा जा रहा है कि वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की बात होने लगी 1960 में। उससे पहले सिंपल प्रोग्राम्स होते थे, रूटीन्स लिखे जाते थे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन 1960s में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात हुई और ये कहा गया कि ये बेहतर तरीका प्रोग्रामिंग करने का। 1970s में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से हम डिज़ाइन की तरफ आ गए, यानी कि प्रोग्रामिंग से एक स्टेप पहले हम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम करेंगे। वो मैथडोलॉजीज़, उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की हमने देखा था 1975 में बात हुई थी कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, एक कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो 1970s में ये सारे डिस्कशन हुए। फिर 1980 में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आ गई, जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आ गई। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पे अगर हमको कोई क्या है कि हमें कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, सो वी विल कंसीडर डिफरेंट एंटिटीज़ एज एन ऑब्जेक्ट। उनकी हम क्लासेस बना लेंगे। आई विल से कि भाई ये यूज़र्स हैं लाइब्रेरी के, दिस इज़ अ क्लास, ये बुक्स है, दिस इज़ अ क्लास। इसी तरीके से ये स्टाफ है, ये वो इसकी एक अलग क्लास हो जाएगी। तो इस तरीके से और फिर उन क्लासेस के ऊपर डिफरेंट फंक्शन को हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। 1990s में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो है वो एनालिसिस, डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग, इस तरह के 3 स्टेप्स की बात होने लगी कि डिज़ाइन से पहले एनालिसिस का भी एक स्टेप होना चाहिए, जिसमें हम एनालाइज करेंगे, फिजिबिलिटी देखेंगे, हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली, इकनॉमिकली, उसके अलावा जो सोल्यूशन प्रपोज करने जा रहे हैं वो एंड यूजर्स के लिए सूटेबल है, फिजिबल है, नहीं है। और फिर उसी के बाद ही लेट 90s में, अर्ली 2000 में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात होने लगी। और 2000 के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बाकायदा कॉमनली प्रैक्टिस होने लगा और फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन होने लगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की फिर डिज़ाइन कम्युनिटीज़ होती हैं। ये कौन सी कम्युनिटीज़ होती हैं? एजुकेटेड इन द यूनिवर्सिटीज़ में आपकी तरह पढ़ रहे होते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, रिसर्च ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि किसी सब पर्टिकुलर सेक्टर में सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर लोग रिसर्च कर रहे हैं। उसके अलावा या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रामिंग सीख के लग गए हैं और वो इतना एक्सपीरियंस हो गए कि वो अब आर्किटेक्ट रोल के अंदर आ गए हैं वहाँ पे, तो वो भी उस कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग आ गई हैं आजकल, तो वो भी मिलके कम्युनिटी बना सकते हैं, उसका पार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा ये कम्युनिटी कैसे अपडेट रहती है? जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस में जर्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और मॉडर्न डे के अंदर इंटरनेट के ऊपर इनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बुक्स के थ्रू ये अपना एक्सप्रेस करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। उसके अलावा वो प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जिसमें डिफरेंट टीम्स काम कर रही होते हैं, वहाँ पे भी ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है और दैट इज़ आल्सो वन फॉर्म ऑफ दिस कम्युनिटी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। विल कंटिन्यू विद द एडवांस टॉपिक्स इन द फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू।